नमस्कार। भारत की आज़ादी की लड़ाई की जब बात होती है तो जाहिर है बड़े नाम जैसे गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी ये सब याद आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पर आज हम एक ऐसे पहलू पर बात करने वाले हैं, एक ऐसे योगदान पर जो शायद उतना सामने नहीं आ पाता। मेरा मतलब है आर्य समाज का योगदान। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं हम्म, वो इसी विषय पर हैं, आर्य समाज और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। और ये साफ दिखाते हैं कि ये सिर्फ एक धार्मिक या सामाजिक सुधार का आंदोलन ही नहीं था। अच्छा। हाँ, इसने स्वतंत्रता की लड़ाई को आप कह सकती हैं एक मजबूत वैचारिक जमीन दी और हम्म, साथ ही जमीनी स्तर पर ताकत भी। तो चलिए आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये योगदान कितना बहुआयामी था। जी और यहाँ एक दिलचस्प बात है जो शायद बहुत से लोगों को ना पता हो। क्या ये मालूम है कि कांग्रेस की स्थापना से भी पहले स्वराज्य का नारा किसने दिया था? हाँ, यही यही वो कड़ी है जो आर्य समाज को सीधे स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ती है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की हम्म। और उनका जो मुख्य संदेश था, वेदों की ओर लौटो और साथ ही भारत भारतीयों के लिए। और हाँ, जैसा आपने कहा, 1876 में मतलब कांग्रेस बनने से लगभग एक दशक पहले उन्होंने स्वराज्य का उद्घोष कर दिया था। 1876 में ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। जी, और ये सिर्फ राजनीतिक आजादी वाला स्वराज्य नहीं था। इसका मतलब था अपनी संस्कृति, अपने मूल्यों पर आधारित एक आत्मनिर्भर शासन। मतलब ये चेतना बहुत पहले से जगाई जा रही थी, सिर्फ राजनीतिक स्तर पर नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक लेवल पर भी। बिल्कुल। पर क्या ये सिर्फ नारों तक ही था या इसका समाज पर कोई सीधा असर, कोई ठोस असर दिख रहा था? नहीं नहीं, इसका असर बहुत गहरा था। देखिए, आर्य समाज ने सिर्फ बातें नहीं की, बल्कि समाज में जो बुराइयां थीं उन पर सीधा हमला किया। जैसे कि? जैसे जातिवाद, अंधविश्वास, बाल विवाह, इन सब का पुरजोर विरोध किया। और साथ ही स्त्री शिक्षा पर, आत्मसम्मान जगाने पर बहुत जोर दिया, ताकि यूं समझिए राष्ट्र अंदर से मजबूत बने। हाँ, ये तो एक तरह का पूरा राष्ट्रीय पुनर्जागरण का प्रयास लगता है। सही कहा आपने, बिल्कुल वैसा ही था। और इस मजबूती के लिए आपने शिक्षा की बात की, तो क्या ये जो गुरुकुल कांगड़ी या डीएवी कॉलेज जैसे संस्थान बने, वो इसी सोच का हिस्सा थे? निश्चित रूप से। ये संस्थान सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दे रहे थे। इनका मकसद था ऐसे युवा तैयार करना जो देशभक्त हों, आत्मनिर्भर हों। मतलब आधुनिक शिक्षा भी लें, पर अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से भी जुड़े रहें। वो सिर्फ विद्वान नहीं बन रहे थे, वो राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार हो रहे थे। अच्छा। और इसमें महात्मा हंसराज जैसे जो शिक्षाविद थे या आर्य समाज के दूसरे विद्वान, उनका बड़ा रोल था। अपने लेखन से, भाषणों से और शास्त्रार्थों से, मतलब वाद विवाद और तर्क वितर्क से, उन्होंने ये राष्ट्रीय चेतना घर घर तक पहुंचाई। तो ये तो हुई वैचारिक और शैक्षिक जमीन तैयार करने की बात। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये विचार सिर्फ किताबों और भाषणों में ही रहे, या फिर क्या आर्य समाज के लोग सीधी कार्रवाई में, मतलब क्रांतिकारी गतिविधियों में भी शामिल हुए? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और अक्सर इस पर कम ध्यान जाता है। कई आर्य समाजी कार्यकर्ता सिर्फ सुधारक नहीं थे, वो क्रांतिकारी भी थे। अच्छा। जी हाँ, वो गुप्त संगठनों से जुड़े, गदर पार्टी का हिस्सा बने जिसने विदेशों में आज़ादी की आवाज़ उठाई थी। स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतलब सिर्फ उपदेश नहीं बल्कि एक्शन भी। बिल्कुल, उन्होंने हथियार उठाए, वो जेल गए, उन्होंने यातनाएं सहीं और कईयों ने तो देश के लिए अपनी जान तक दे दी। कुछ प्रमुख नाम अगर आप बता सकें जो हमारे श्रोताओं को याद रहें। सूची तो बहुत लंबी है, पर हाँ, कुछ बड़े नाम जरूर लेने चाहिए। जैसे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, उनका बलिदान कौन भूल सकता है। जी। फिर स्वामी श्रद्धानंद जी, जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया और दिल्ली में शहीद हुए। कौकोरी कांड के नायक राम प्रसाद बिस्मिल। लंदन में इंडिया हाउस बनाने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो क्रांतिकारियों का गढ़ था। गदर पार्टी से जुड़े भाई परमानंद। और ये भी जानना दिलचस्प है कि शहीद भगत सिंह के परिवार पर भी आर्य समाज का बहुत गहरा प्रभाव था। अच्छा। जी, जिसने उनमें बचपन से ही राष्ट्रवाद और क्रांति की भावना भरी। तो अगर हम इस पूरे योगदान को, इसके सार को समझें, तो इसके मुख्य स्तंभ क्या थे? या अलग अलग चीजें थीं या कोई एक सोची समझी दिशा थी? इसे हम 3 जुड़े हुए पिलर्स की तरह देख सकते हैं एक तरह से। पहला तो था विचार। विचार। हाँ, मतलब स्वराज्य का मौलिक विचार देना, राष्ट्रीय स्वाभिमान जगाना, वेदों पर आधारित
एक तर्कसंगत जीवन दृष्टि देना। दूसरा स्तंभ था सामाजिक सुधार। जातिवाद उन्मूलन, शिक्षा वगैरह। बिल्कुल, जातिवाद खत्म करना, शिक्षा फैलाना, महिलाओं को सशक्त बनाना, ताकि समाज अंदर से मजबूत हो। और तीसरा स्तंभ था क्रांतिकारी कर्म, यानी सीधी लड़ाई। जी, यानी जब जरूरत पड़ी तो आजादी के लिए सीधी लड़ाई में उतरना। ये तीनों चीजें मिलकर एक बहुत शक्तिशाली आंदोलन बना रही थीं। तो इन स्रोतों के आधार पर यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि आर्य समाज ने स्वतंत्रता आंदोलन को सिर्फ वैचारिक गहराई नहीं दी, बल्कि उसे जमीनी स्तर पर लड़ने वाले कार्यकर्ता भी दिए। इसके बिना शायद लड़ाई का स्वरूप कुछ अलग होता। निसंदेह इसका प्रभाव बहुत गहरा था, बहुआयामी था, और जैसा मैंने कहा, कई बार मुख्यधारा की चर्चा में ये उतना उजागर नहीं हो पाता। तो आज की इस चर्चा से, इस पड़ताल से एक बात तो साफ है कि भारत की आज़ादी की जो कहानी है वो आर्य समाज और उसके अनगिनत नायकों के त्याग, उनके बलिदान के जिक्र के बिना अधूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। अगली बार जब स्वराज्य शब्द सुने तो ये याद कीजिएगा कि इसकी पहली गूंज कांग्रेस से भी पहले एक आर्य सन्यासी स्वामी दयानंद सरस्वती के मुख से निकली थी। और जरा सोचिएगा कि कैसे एक जो आपात रूप से धार्मिक सामाजिक आंदोलन लगता है, उसने भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता की नींव रखने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।